अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ दुनिया शो में आपको खुशामदीद कहते हुए मैं हूं सैयद आयशा नाज और आज मुझे प्रोग्राम में डॉक्टर मुईद की एक्सपर्टीज हासिल होंगी। लॉर्ड अहमद मसरूफियत की वजह से आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर हम मंजरनामे की बात करें, वो खबर जिसने खबरों में हलचल मचाई वो था कुलभूषण यादव को सजाए मौत का सुनाया जाना, जिस पर भारत में बहुत वावेला हुआ। जब तक कुलभूषण पाकिस्तानी अथॉरिटीज के पास रहा, खामोश रहे भारतीय हुकाम, इंतजार करते रहे किसी अनहोनी का। लेकिन जब सजाए मौत सुनाई गई तो अब कहा जा रहा है कि हर हद तक जाएंगे और अपने बेटे को बचाएंगे। कुलभूषण यादव जो कि दहशत का व्यापार था, उसको भारत अपना बेटा करार देकर एतराफे जुर्म कर रहा है। डॉक्टर मुईद, भारत इस वावेले को मचाने में किस कदर हक बजाने है, अगरचे कि उसने एक और कांटा भी फंसा लिया है इसमें, कर्नल हबीब जाहिर का, जिनके हवाले से स्पेकुलेट किया जा रहा है कि वो इंडिया की तहवील में है। देखिए, कर्नल हबीब जाहिर जो है, उनके इशू को तो हिंदुस्तान अभी ठीक तरह से खेल नहीं सका। खेल इसलिए नहीं सका कि जैसे ही उनकी गुमशुदगी हुई है, चूंकि वो अपने खानदान से इन टच थे, उनको किसी ने बरतानिया से कॉल की, ईमेल की, मार्क थॉम्सन के नाम से उनको एक जॉब ऑफर की गई। वो पाकिस्तान की फौज से कुछ 3-3.5 साल पहले रिटायर हो चुके थे। बाकायदा वो कॉरेस्पॉन्डेंस जो है, जैसे ही वो गुम हुए, चूंकि वो एक नेचुरल किस्म का केस था, वो कोई इंटेलिजेंस मिशन पे तो थे नहीं, वो तो एक जॉब के चक्कर में वहां पर जा रहे थे, बल्कि आप कहीं किसी हद तक नादान थे। तो उनके खानदान में उनका बेटा और उनका खानदान जो है, उन्होंने फौरी तौर पे अथॉरिटीज को अलर्ट किया। और कर्नल हबीब जाहिर जो है, वो तो ऐसी सूरत हाल में कि ऐसा शख्स है जो कि मसलसल जाते हुए फ़ोन भी कर रहा है और टेक्स्ट मैसेजेस भी कर रहा है और अपने घर वालों को अपनी सेल्फीज भी भेज रहा है मुख्तलिफ जगहों से। जब वो वहाँ से गुम हो जाते हैं तो 24 घंटों में उनका ख़ानदान जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तान के सफारत खाने को अलर्ट करता है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पूरी इंफॉर्मेशन को मीडिया के हवाले कर देती हैं। सो अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कर्नल हबीब के से खेलना चाहती थी, उनको वो एज अ टूल यूज करना चाहते थे, एक्सचेंज का एक प्लान बनाना चाहते थे जाधव के साथ, वो ये साबित करना चाहते थे कि उन्होंने भी हिंदुस्तान के अंदर से एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को, आर्मी ऑफिसर को पकड़ा है, जिसको रिटायर कहा जा रहा है, लेकिन वो रिटायर नहीं है। लेकिन वो प्लान बहुत हद तक नाकाम हो गया है, वो फेल हो गया है। और अब जो है, अब तो आपने ये देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, नफीस ज़करिया साहब ने जो स्पोक्स पर्सन हैं, क्वेश्चन आंसर्स के दरमियान इस चीज़ का उन्होंने एतराफ़ किया है कि हमारी असेसमेंट ये है, इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता कि कर्नल हबीब जो हैं उनको हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने शायद उठाया हो, शायद उनकी तहवील में हो, क्योंकि वो टेलीफोन कॉल्स ट्रेस कर ली गई हैं जो कॉल्स बरतानिया से अपेरेंटली प्लेस हुई थी। वो दर हकीकत जब उनका इंटरनेट कनेक्शन देखा गया है तो वो डाइवर्टेड कॉल्स हैं, जिसको इंटरनेट की टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में, जार्गन में मास्क्ड कॉल्स कहते हैं। यानी वो कॉल्स जो ओरिजिनेट तो कहीं और से होती हैं, लेकिन देखने में लगता है कि तो हिंदुस्तान से वो कॉल्स ओरिजिनेट हो रही थी। लेकिन अगर हिंदुस्तानी उस पर खेलना चाहते थे तो चूंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने बरवक्त जो है इस पर अलार्म किया, शोर मचाया, इसको सामने ले आए, तो मेरा ख्याल है वो खेलना मुमकिन नहीं रहा है। अब अगर जाधव का जहां तक ताल्लुक है, वो आप क्वेश्चन रिपीट करें, मैं फिर मजीद उसको एक्सप्लेन करता हूं। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इतने अरसे से ये प्लानिंग चल रही थी तो पाकिस्तानी हुकाम इससे लाइल्म कैसे रहे? एक सवाल तो ये भी उठाया जाता है और आपको मालूम है पाकिस्तानी मीडिया का भी, कि अब ये स्पेकुलेट पाकिस्तानी मीडिया में किया जा रहा है कि ये एक्सचेंज हो सकते हैं। यानी कि अगर हम भारत से वापस चाहते हैं अपना वो बंदा जिसको भारत ने एक फिल्म चला के, ड्रामा बना के एक तरह से अगवा किया है, हम उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। ये तासुर किस हद तक ठीक है या मनगढ़ंत है? नहीं, देखिए, ये ठीक है, ये बात तो ज़रूर हो रही है, लेकिन गालिबन भारत का प्लान यही होता कि हम एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन जब कुलभूषण को पाकिस्तान के मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने कोर्ट मार्शल करके, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करके सजाए मौत सुनाई है, तो अब कुलभूषण का एक्सचेंज जो है इस स्टेज पे वो नहीं हो सकता। तो डॉक्टर मुईद, हम कर्नल हबीब जाहिर की वापसी के लिए कैसे कोशिश कर सकते हैं? उनकी वापसी कैसे मुमकिन होगी? देखिए, अभी तक तो कर्नल हबीब जाहिर का, मेरी जहां तक इत्तला है, हिंदुस्तान की एजेंसीज ने या हुकूमत ने उन्हें क्लेम किया ही नहीं है। अगर तो वो उनको क्लेम करते, वो क्लेम करने की सिचुएशन में नहीं रहे, क्योंकि अब जिस तरह से पाकिस्तानी साइड ने तमाम इंफॉर्मेशन दुनिया को दे दी है और मुतादिद दफ़ा ये अखबारात में छप चुकी है, मीडिया में डिस्कस हो चुकी है, उनका ट्रैवल प्लान, उनका ट्रेल, उनकी टेलीफोन कॉल्स, उनकी सेल्फीज, उनके टेक्स्ट मैसेजेस, वो सब चीज़ें पाकिस्तानी एजेंसीज के पास हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट का ये केस बनाना कि ये एक पाकिस्तानी ऑफिसर था जो हिंदुस्तान में कोई इंटेलिजेंस या कोई ऐसा काम कर रहा था, वो बड़ा मुश्किल हो गया है। मुझे तो ये लगता है कि मुझे यही समझ आ रही है कि हिंदुस्तान के लिए कर्नल हबीब पे खेलना या एक्सचेंज का प्लान बनाना इस स्टेज पे
प्लान होता जरूर, लेकिन इस स्टेज पे अब वो मुश्किल हो गया। तो उनकी धमकियों के बारे में क्या कहेंगे? उनका कहना है कि ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं, वो ताल्लुकात जिनको बेहतर बनाने की तरफ वो कभी आए नहीं, मुज़ाकिरात की मेज पर वो कभी बैठे नहीं, आज तक वो हिचकिचाते हैं कि बात आगे बढ़े। किन ताल्लुकात के खराब होने की बात कर रहे हैं वो डॉक्टर मोहित? सुषमा स्वराज किस ताल्लुक की बात कर रही हैं और राजनाथ किस ताल्लुक के बिगाड़ की बात कर रहे हैं? देखिए, राजनाथ और सुषमा स्वराज बुनियादी तौर पे रिएक्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान की पब्लिक ओपिनियन की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में एक हिंदुस्तान के हाज़र सर्विस मिलिट्री ऑफिसर को, जिसके अरेस्ट को हिंदुस्तान की हुकूमत ने और वहाँ के मीडिया ने बहुत डाउन प्ले किया था, उसको सजाए मौत दे दी है। वो बहस जो आज से 1 बरस पहले मार्च या अप्रैल 2016 में हिंदुस्तान में होनी चाहिए थी और जो नहीं हुई थी, वो अब हिंदुस्तान में हो रही है। और अब अगर कुलभूषण का केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जाहिर है कोई ना कोई उनके बिहाफ पे अपील करेगा, किसी न किसी पाकिस्तानी वकील को हिंदुस्तानी गवर्नमेंट या कोई ग्रुप या कोई एनजीओ या कोई इंटरनेशनल बॉडी जो है वो खड़ा करेगी। जब वो वहां पे केस सामने जाएगा तो पाकिस्तानी प्रोसिक्यूशन फिर बहुत से फैक्ट्स लेकर आएगी कि कुलभूषण जो हैं वो जब मार्च में बलूचिस्तान में गिरफ्तार हुए तो किन सर्कमस्टांसेस में गिरफ्तार हुए, किस जगह से गिरफ्तार हुए, कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया, उससे पहले वो कितने ट्रिप्स वहां के कर चुके थे, जब वो बलूचिस्तान में आते थे तो वो किस किस से राब्ता रखते थे, वो किस किस को पैसे देते थे, क्या उनकी डायरेक्शन थी। उन्होंने देखे ना, उनका नाम तो एक मुसलमान नाम उन्होंने जो है पटेल के नाम से एक मुसलमान नाम उनका रखा गया हुआ था। अब जब कर्नल हबीब की लोग बात करते हैं, लोग भूल जाते हैं कि हुसैन मुबारक पटेल का नाम उनको अडॉप्ट करने की क्यों जरूरत पड़ी। जब उनका नाम कुलभूषण जाधव था या यादव था तो वो तो इस नाम से भी ईरान में बिजनेस कर सकते थे। उनको हुसैन पटेल के नाम से बिजनेस करने की क्या जरूरत थी? हुसैन पटेल के नाम से पासपोर्ट बनाने की क्या जरूरत थी? हुसैन पटेल के नाम से आईडी कार्ड बनाने की क्या जरूरत थी? तो ये तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तानी ऑफिसर है जिसको फंसाया गया है और जो इंडियन यानी रॉ के ऑफिसर हैं जो डिप्यूट हुए इंडियन नेवी से, वो दोनों एक किस्म के केसेस नहीं है। और हमारे लिए मीडिया में ये बहुत जिम्मेदारी है कि हम ये हकायक कम से कम पाकिस्तान के लोगों के सामने ला सकें ताकि पाकिस्तान के लोग एक अवेयर, एजुकेटेड और सब्सटेंटिव डिस्कशन कर सकें इन इश्यूज पे। क्योंकि हमारा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम तो खास करके वॉइस ऑफ दुनिया बरतानिया में, अमेरिका में देखा जाता है, तो अवेयर सिटीजन्स को हम फैक्ट्स दे गए हैं कि हिंदुस्तान एक चालाकी कर रहा था, पाकिस्तान की साइड पे टोटली डिफरेंट केस है। देखिए ना, कर्नल जो उनके नेवी के ऑफिसर हैं कुलभूषण यादव, उनको 2003 में डिप्यूट किया जाता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए। जब उनको डिप्यूट किया जाता है फिर उनको एक फॉल्स आइडेंटिटी दी जाती है। अगर वो एक नॉर्मल रिटायर्ड शख्स होते, कोई नॉर्मल हिंदुस्तानी ऑफिसर अगर रिटायर होकर बिजनेस करना चाहेगा, ट्रेड का बिजनेस करना चाहेगा चाबहार की पोर्ट में, तो उसे एक फॉल्स आइडेंटिटी और फॉल्स पासपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन बनाने की तो जरूरत नहीं है। और फिर जब पाकिस्तान से उनकी गिरफ्तारी सामने आई, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो पाकिस्तानी एजेंसीज के हाथ गिरफ्तार हो गए, लेकिन हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को 20-25 दिन तक नहीं पता चल सका जब तक कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसका ऐलान नहीं किया। अब ये सवाल है कि क्यों नहीं उनको पता चल सका। इसका मतलब है कि वो एक ऐसे अंडर कवर एजेंट थे जो 15-15, 20-20 दिन के लिए लापता हो जाते होंगे, इनकम्युनिकाडो हो जाते होंगे। वो एक ऐसे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव थे या एक ऐसे सेबोतेयर थे जो जब ईरान से निकलते होंगे और बलूचिस्तान में ट्रेवल करते होंगे तो उनका अपनी एजेंसी और हुकूमत से कोई एक्टिव लिंक नहीं होता होगा। यही वजह है कि 20-22 दिन तक हिंदुस्तानी हुकूमत को यह नहीं पता चल सका कि वो पाकिस्तानी एजेंसीज की कस्टडी में है। जबकि आप कर्नल हबीब का देखते हैं कि 24 घंटे के अंदर, चूंकि वो अपने खानदान से इन टच हैं, वो कोई गुम तो नहीं है। आखिर कुलभूषण जाधव का खानदान उस वक्त कहां था? उनके खानदान ने क्यों शोर नहीं मचाया हिंदुस्तान में जब वो सडनली मार्च के आखिरी हफ्ते में गुम हो गए? ये तमाम बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आवाम के सामने लाना, अवेयर सिटीजन्स के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर मोहित, शोर मचाना किस हद तक भारत के काम आएगा? कह रहे हैं कि सोचा समझा कत्ल अच्छा साबित नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ बहुत बोले हैं, लबकुशाई उन्होंने की है कि सोचा समझा कत्ल ये नहीं है, वो कश्मीर में हो रहा है और भारत कह रहा है कि वो बरतानिया से मदद लेगा इस मामले में। कौन सा मुल्क इस मामले में इंटरफेयर कर सकता है? ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है। देखिए, खुल के तो कोई मुल्क इसमें पोजीशन नहीं ले सकता, बिकॉज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के मिलिट्री ने एक फील्ड कोर्ट मार्शल करके जब कुलभूषण को सजा सुनाई है और उन पर इल्ज़ाम सैबोटाज का है। बहुत सा मीडिया हमारा दुनिया भर में भी, और बदनसीबी से पाकिस्तान का भी मीडिया जो है वो कुलभूषण को एक स्पाई के तौर पे प्रेजेंट करता है। स्पाई वो होता है जो किसी एम्बेसी के साथ होता है, जो किसी मिशन में होता है, जिसको पैसे दिए जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट चोरी करता है, कॉपी स्टील करता है, इंफॉर्मेशन चोरी करता है, उसको स्पाई कहते हैं। एक ऐसा इंटेलिजेंस का ऑपरेटिव
जो दहशतगर्दी के करवा रहा हो, पॉलिटिकल वायलेंस करवा रहा हो, उसके लिए पैसे दे, फाइनेंस करे, गाइडेंस दे, हमले करवाए, बम फाड़े और इस किस्म के तमाम ग्रुप्स के साथ उसका ताल्लुक हो, उसके लिए लफ्ज़ स्पाई जो है या जासूस जो है, देखिए वो बिल्कुल गैर मुनासिब है, ये बिल्कुल इरेलेवेंट वर्ड है। वो तो सैबोताज कर रहे थे, दहशतगर्दी कर रहे थे, सैबोतेयर थे। अब एक सैबोतेयर का जब आप पे इल्ज़ाम है तो कोई अमेरिका या बरतानिया की हुकूमत कभी भी ये मुमकिन नहीं होगा, उनके लिए खुल के तो कोई इंटरनेशनल हुकूमत जो है सिफारिश नहीं कर सकेगी, रिकमेंडेशन नहीं कर सकेगी। केस बनाया जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, वकील खड़े किए जाएंगे, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ये कहेंगी कि इनका ट्रायल ठीक नहीं हुआ, मिलिट्री कोर्ट्स में फैक्ट्स नहीं दिए गए, इनको सफाई का मौका नहीं दिया गया। तो इस तरह की बातें होंगी। और जहां तक ताल्लुकात खराब होने की आपने बात की, अच्छा ताल्लुकात तो जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है जून 2014 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो कभी ठीक हुए ही नहीं हैं। हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ इश्यूज और एक्सक्यूजेस निकाले हैं, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे कई कई महीने फायरिंग होती रही, कभी कश्मीर का इशू आ गया, कभी पठानकोट का इशू आ गया, कभी कोई और इशू खड़ा हो गया किसी भी स्टेज पे। और जब भी भारत में बाई इलेक्शन या स्टेट इलेक्शन होने वाले होते हैं तो मुद्दतों, हफ्तों महीनों टेंशन जो है वो बिल्डअप कर जाती हैं। तो नरेंद्र मोदी के होते हुए, उनकी हुकूमत के होते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन नहीं आ सकती। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने अपनी पॉलिटिकल साख पे उन्होंने बहुत नुकसान बर्दाश्त किया है पाकिस्तान के अंदर, मसलसल नरेंद्र मोदी को अपीज़ करने की ख्वाहिश है। चूंकि अमेरिका चाहता था, बरतानिया चाहता था, तो ग़ालिबन लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने दुनिया को खुश करने के लिए हिंदुस्तान को एंगेज करने की कोशिश की है। और सियासी तौर पे उन्होंने समझा कि अगर मैं हिंदुस्तान को एंगेज करूंगा तो मुझे पाकिस्तान में मेरी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में दुनिया की शाबाश मिलेगी। मुझे देखा जाएगा कि मैं एक ऐसा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हूं जो हिंदुस्तान को एंगेज कर रहा है और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मैं पसपाई पे मजबूर कर रहा हूं। वो सारी स्ट्रैटेजी जो थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, वो बुरी तरह से नाकाम हो गई है। इसलिए नहीं कि ग़ालिबन नवाज शरीफ साहब की नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कि नरेंद्र मोदी अफोर्ड ही नहीं करते। उनके यहाँ की सियासत इस तरह से फैली हुई है कि वो पाकिस्तान को मीनिंगफुल सब्सटैंटिव तरीके से एंगेज नहीं कर सकते। तो मां सवाए शोर मचाने के मैं नहीं समझता कि भारत कुछ बहुत ज्यादा स्टेज पे करेगा। राइट भारत में तो पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड वोट के लिए या कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नरेंद्र मोदी जिस पर अक्सर खेलते हैं। बात वजीर आजम नवाज शरीफ की हुई, ये हफ्ता बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है पनामा केस के फैसले के हवाले से कि शायद आ जाए, आएगा तो क्या होगा, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, मौसम इंतहाई हिद्दत की सूरत हाल इख्तियार किए हुए है कि कराची में हम देख रहे हैं पारा 42 तक, अप्रैल के महीने में 42 तक जा पहुंचा है। लाहौर में शदीद गर्मी पड़ रही है। इस्लामाबाद की सिचुएशन शायद निस्बतन बेहतर हो, लेकिन आने वाला वक्त इस्लामाबाद के लिए किस तरह का साबित हो सकता है ये डॉक्टर मुईद बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग मुल्क की तहरीक चलाने का इरादा रखती हैं पनामा केस के फैसले के बाद। डॉक्टर मुईद, आप देख रहे हैं आता हुआ इस हफ्ते पनामा केस के फैसले को? देखिए, हर हफ्ते हमें यह बताया जाता है कि इस हफ्ते जो है वो पनामा केस का फैसला जो है वो आ जाएगा। एक लतीफ़ा जो है वो सोशल मीडिया में बड़ा कॉमन हुआ है कुलभूषण के हवाले से कि जब उसको सजाए मौत देने लगे तो उससे जज साहब ने या एग्जीक्यूशनर ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसमें उसने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले मैं पनामा केस का फैसला सुनना चाहता हूं। उस पर वहां पे एग्जीक्यूशनर ने कहा कि ये आदमी तो मरना ही नहीं चाहता। तो ये एक खासी हैरानगी की बात है, दिलचस्पी की बात है, परेशानी की बात है कि ऑलमोस्ट 2 माह गुजर गए हैं। अप्रैल जो है उसकी 13 तारीख हो गई है और अभी तक पनामा केस का फैसला जो है वो नहीं आया। और ये जो डिले है ये बजाते खुद बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। हम देखते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कोर्ट्स में चैलेंज किया गया तो एक 2 दिन के अंदर खड़े खड़े चंद घंटों में कोर्ट्स ने अपना छोटा जो शॉर्ट फैसला है वो उन्होंने वहाँ पे सुना दिया। और कोर्ट्स ने अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने पहले उसके बारे में कोई प्रोनाउंसमेंट्स नहीं किए। ऐसा नहीं हुआ कि जज साहिबान ने या बेंच ने, क्योंकि यूएस कोर्ट ऑफ अपील में 3 जज थे, किसी भी स्टेज पे उन्होंने अपना कोई जो उनके माफी और ज़मीर है, उनके जहन में क्या चीज़ है, उसको किसी भी तरह से उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। उन्होंने सिर्फ चंद सवाल पूछे
जस्टिस डिपार्टमेंट से जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को डिफेंड कर रहा था कि क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी मुसलमान एयरपोर्ट से अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्या प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी किस्म का फैसला कर सकते हैं, क्या प्रेसिडेंट के फैसले को आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो भी जवाब दिए उसके 1 या 1.5 घंटे के बाद यूएस कोर्ट ऑफ अपील जो है उन्होंने अपना फैसला जो था वो पूरी दुनिया को या अमेरिकन मीडिया को और पब्लिक उन्होंने कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। हमारे यहाँ 2 माह इसमें गुजर गए हैं। इससे बदकिस्मती से इस तासुर को अब चूंकि इस्लामाबाद में कोई और डिस्कशन नहीं होती, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका के एक बड़े प्रोमिनेंट थिंक टैंकर हैं, वुड्रो विल्सन इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो हैं, वाइस प्रेसिडेंट है एशिया डिवीजन के, माइकल कुगलमैन। वो गुज़श्ता हफ्ते यहाँ इस्लामाबाद आए हुए थे, दुनिया न्यूज़ में भी उनका एक इंटरव्यू हुआ है, यहाँ पे वो बहुत कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते रहे। उन्होंने ट्वीट किया वापस जाने के बाद अमेरिका में जी सॉरी, उन्होंने उस ट्वीट में ये कहा कि हुकूमती जो लोग हैं, पाकिस्तान की हुकूमत तो इंडिया करती है, लेकिन पाकिस्तान की जितनी डिनर टेबल टॉक है उसमें सारी की सारी डिस्कशन और चहमगोइयां और स्पेकुलेशन जो है वो सिर्फ पनामा केस के हवाले से हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ पनामा केस स्पेकुलेट हो रहा है, और जब इतना लंबा उसमें डिले आया है तो एक आम तासुर है कि शायद कोई पॉलिटिकल बार्गेनिंग हो रही है। आखिर क्या हो रहा है कि ये फैसला जो है वो नहीं आ रहा। ऊपर से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी दी जा रही हैं कि तारीखी फैसला होगा, बहुत बड़ा फैसला होगा, इसको लोग मुद्दतों तक, जनरेशन तक याद रखेंगे, तारीखी से याद रखेगी। इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ रही है लोगों के ज़हनों में और तरह तरह की स्पेकुलेशंस हो रही हैं। जी, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर मुईद के अभाम मजीद पैदा हो रहे हैं, मजीद बातें निकल रही हैं, हर एक जहन में एक अलग अलग सोच है कि आखिर इसका रीजन क्या है, इतना डिले क्यों। जब पनामा 1 साल का भी हो गया, सालगिरह भी हमने पनामा केस की, पनामा लीक्स की मना ली, लेकिन इसके बावजूद अभी तक फैसला नहीं आया। हम हर हफ्ते यही इंतजार कर रहे हैं कि शायद अब अभी सवाल यह है कि अगर हम मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली देखें, मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ जिसमें वजीर आजम नवाज शरीफ को एक तरफ करने के ऑप्शन के अलावा सब ऑप्शंस पर गौर किया गया कि पनामा का फैसला क्या हो सकता है। लेकिन सवाल हल्के ये भी उठाते हैं कि पीपल्स पार्टी ऐसे में क्या करेगी, वो देख रहे हैं अभी कि पनामा केस के फैसले के बाद हम अपनी हिकमत अमली बताएंगे। तो दीगर जमातें इस एहतजाजी तहरीक से क्या हासिल कर सकती हैं अगर पीपल्स पार्टी अभी खामोश है? देखिए, ये तो बात बड़ी वाज़ेह है कि पनामा का अगर डिसीजन, देखिए पनामा के 3 किस्म के डिसीजन आ सकते हैं। एक डिसीजन तो यह है कि पनामा का डिसीजन इस तरह से लिखा जाए जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान का जिक्र इस तरह से हो, या उनकी कि वो अपने आप को साबित नहीं कर सके या डिफेंड नहीं कर सके, जिससे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पर उनके ख़ानदान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। एक उसका पॉसिबिलिटी ये है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि डिसीजन जो है वो बिल्कुल एक क्लीन चिट हो, जिसमें कहा जाए कि जो लोग केस लेकर आए थे, जो प्लेंटिफ थे तहरीक इंसाफ और इमरान खान, वो अपने केस पे किसी किस्म की एविडेंस नहीं दे सके, उन्होंने सिर्फ अखबारी बातें की हैं। ये हो गया क्लीन चिट। और तीसरा ये है कि डिसीजन जो है वो विशी वॉशी हो, इतना कमज़ोर सा हो, जिसमें ये कहा जाए कि दोनों साइड ये साबित नहीं कर सकी हैं, बहुत से मामला बाहर हैं, दुबई में है, अबू धाबी में है, बरतानिया में है, इसके लिए एक इन्वेस्टिगेटिव कमीशन होना चाहिए, और ये कि कुछ थोड़ी सी मजम्मत पीटीआई की हो जाए, थोड़ी सी मजम्मत नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान की हो जाए, ताकि मीडिया में दोनों जमातें ये कह सकें कि देखा ना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मान लिया गया है। पीएमएलएन वाले कहेंगे पीटीआई नाकाम हो गई, साबित नहीं कर सकी, पीटीआई वाले कहेंगे कि देखिए उन्होंने ये चीज़ें मान ली हैं। तो ये एक विशी वॉशी तरीका जो है उसका हो सकता है। ये तीनों चीज़ें जो हैं, जो ड्राइंग रूम या डिनर डिस्कशंस हैं, जो सड़क पे डिस्कशन हो रही है, जो दुकान में डिस्कशन हो रही है, जो छल्ली वाले के पास या हजामत करने वाले नाई की शॉप, जो हेयर ड्रेसर की पास जो डिस्कशन हो रही है, वो यही डिस्कशन हो रही है कि भाई ये किस किस्म का डिसीजन आएगा। एक डिस्कशन ये भी हो रही है कि आखिर जज साहिबान डिसीजन लिखेंगे क्या, क्योंकि इतना, यानी अगर वो क्लीन चिट देते हैं या नवाज शरीफ साहब को बेल आउट करते हैं, जो कि एक सियासी ज़रूरत हो सकती है, तो वो क्या लिख के बेल आउट करेंगे। बिकॉज जो कोई डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट के सामने हुई है, जिस किस्म के दलाइल दिए गए हैं, जो एविडेंसेस आई हैं, जो खुद जज साहिबान ने सवाल उठाए हैं, जिनके जवाबात नहीं मिल सके, तो क्या डिसीजन लिखेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में यह है कि हकीकत कुछ और होती है जो सारी दुनिया को नजर आ रही होती है, और जब अदालतों के फैसले आते हैं तो उसको एक और रंग और अंदाज से प्रेजेंट कर दिया जाता है। सो पाकिस्तान में सच एक चीज़ है और जो लीगली सर्टिफाइड यानी ऑफिशियली सर्टिफाइड सच है वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। तो अब अगर ऐसा हुआ कि एक क्लीन चिट का सिनारियो बन गया, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लोगों को लगा डिसीजन, तो मेरा ख्याल है कि उस पर खासा सियासी रद्द अमल होगा। एक एनालिसिस ये भी है मसलसल यहाँ इस्लामाबाद में
कि हुकूमत ने बहुत कोशिश की है कि नित नए इश्यूज पैदा किए जाएं। कभी जनरल राहील शरीफ का इशू खड़ा कर दिया जाए, कभी सोशल मीडिया पे ब्लास्फेमी का इशू खड़ा कर दिया जाए, कभी कोई और इशू खड़ा कर दिया जाए। कुछ लोग समझते हैं कि कुलभाषण और हिंदुस्तान, ये सब चीज़ें जो है, ये तमाम चीज़ें मिल के आवाम की, लोगों की, मीडिया की, सोशल मीडिया की तवज्जो पनामा से हटा देती हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि अभी भी बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन का, जो इस तमाम तर 8 हफ्तों की डिले के बावजूद उनका जो फोकस है वो टोटली अभी भी पनामा के ऊपर है। और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये देख रही होगी, तो जो भी डिसीजन आएगा उसका रद्द अमल होगा। ये नहीं हो सकता कि उसका रद्द अमल नहीं होगा। अगर उसके रद्द अमल के नतीजे में लोग सड़कों पे आते हैं, मुजाहरे होते हैं, हड़तालें होती हैं, सड़कें बंद होती हैं, एक नया रिएक्शन, एक नई डिबेट शुरू हो जाती है, तो फिर शायद नवाज शरीफ साहब को उसका कोई खातिर खा फायदा भी नहीं हो सकेगा। उल्टा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की साख जो है, सुप्रीम कोर्ट की जो रिस्पेक्ट है वो मुतासर हो जाएगी, उनकी साख कमजोर हो जाएगी, उन पर एतमाद कम हो जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब को कोई बहुत फायदा नहीं हो पाएगा। अच्छा, विफाकी काबीना का इजलास कल हुआ, बहुत अहम डॉक्टर मुईद, जिसमें हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ ऐसी चीजें, गैस कनेक्शंस पर पाबंदी उठा ली गई, गरीबों के लिए सस्ते मकानात तामीर करने पर गौर, हज स्कीम, हज पॉलिसी की मंजूरी दी गई, जिसमें अवाम दोस्त मंसूबों को हम कह सकते हैं कि वजीर आजम ने ज़ेर गौर रखा। और यह भी कहा जा रहा है कि हुकूमत इस तरह से एक तरह इलेक्शन मोड में दाखिल हो चुकी है और अवाम को प्लीज करने के लिए और नवाजिशात का जो सिलसिला है वो अब शुरू कर दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से। ये किस हद तक कारगर फार्मूला साबित हो सकता है? देखिए, ये फार्मूला हमेशा ही कारगर साबित होता है और ये फार्मूला चल रहा है, क्योंकि अगर आप इससे हटके अगर कराची की पॉलिटिक्स में देखें तो आप देखिए कि गुज़श्ता हफ्ते कराची की 4 जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ के खिलाफ मुजाहरे कर रही थी। जमात इस्लामी कराची के इलेक्ट्रिक सप्लाई के खिलाफ मुजाहरा कर रही थी, तहरीक इंसाफ जो है वो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ मुजाहरा कर रही थी, जो पाक सरजमीन पार्टी है वो गंदगी, सफाई, पानी और हाइजीन के इशूज़ पे, सड़कों के इशू से मुजाहरा कर रही थी, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो कराची वाटर बोर्ड और मेयर की पावर्स के हवाले से और सफाई के हवाले से और पानी के हवाले से और जॉब्स के हवाले से मुजाहरा कर रही थी। तो इससे जो एनालिसिस हम इसका जब करते हैं तो ये बात वाज़ेह है कि सियासी जमातें महसूस करती हैं कि एक तरह से अनऑफिशियल तौर पे जो इलेक्शन कैंपेन है 2018 के इंतखाबात की वो शुरू हो गई है। ये इसी किस्म का माहौल जो है वो 2007 में भी था, जब जनरल मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे 2007 के शुरू में। बज़ाहिरन वो बड़े ताकतवर लगते थे, बड़े मजबूत लगते थे, फौज उनके साथ थी, यूनिफॉर्म उन्होंने पहना था, कहने को ऑन द फेस ऑफ इट अमेरिका भी उनके साथ था। फिर उसके बाद आपने देखा कि बुकला की तहरीक चल पड़ी, सुप्रीम कोर्ट का वाक़या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन उनके खिलाफ आ गए, फिर उन्होंने इमरजेंसी लगाई, फिर मीडिया उनके खिलाफ था। तो करते करते, बढ़ते बढ़ते, लाल मस्जिद, बढ़ते बढ़ते बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिससे जनरल मुशर्रफ साहब की जो इंतज़ामिया थी, उनकी जो सपोर्टिव पार्टी थी PMLQ, वो बहुत कमज़ोर हो गए, और जो ब्यूरोक्रेसी थी पंजाब में और सिंध में और पूरे मुल्क में, उनको ये नज़र आने लग गया कि जो बड़ी ताकतें हैं, ये अमेरिका जो पहले सपोर्टर था वो जनरल मुशर्रफ साहब के साथ नहीं खड़ा है। इसी तरह से पाकिस्तान में एक इलेक्शन की धोड़ जो है वो शुरू हो गई है। नवाज शरीफ साहब यकीनी तौर पर डोल आउट कर रहे हैं, कहीं एडवर्टाइजमेंट दिए जा रहे हैं, कहीं लोगों को ग्रांट्स दी जा रही हैं, एनर्जी के हवाले से, गैस के हवाले से, सड़क के हवाले से, डेवलपमेंटल मंसूबों के हवाले से। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डेफिनेटली तौर पे उनकी हुकूमत इलेक्शन की तैयारी कर रही है। लेकिन मुझे खतरा ये लगता है, मुझे ये समझ आती है कि अब और अगले आने वाले महीनों में बहुत कुछ ऐसा होगा जिसको कि हम आम तौर पर इस वक्त एंटिसिपेट नहीं करते। आम तौर पर हम समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब का एक बहुत ही मजबूत होल्ड है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पे, फौज उनके ताबे है, एक ऐसी फौज में लीडरशिप है जो बहुत कोऑपरेट कर रही है नवाज शरीफ साहब से, उनको, और ये कि अमेरिका उनके साथ है, IMF उनके साथ है, वर्ल्ड बैंक, ADB, बरतानिया, वाशिंगटन, ये सब उनके साथ खड़े हैं और उन्हें मुकम्मल कंट्रोल है। लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में ऐसी बहुत सी चीज़ें हों पाकिस्तान में जिससे नवाज शरीफ साहब की इखलाकी हैसियत कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जाए। अच्छा, CPEC पे काम हो रहा है और इसके साथ हम देख रहे हैं मुल्क में मरदमशुमारी चल रही है, सितंबर तक वो कंप्लीट होना जरूरी है, जिसके बाद लिस्ट बन सकेंगी। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि सितंबर तक अगर खत्म नहीं होती मरदमशुमारी तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं 2018 के इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में। ऐसे वक्त में डॉक्टर मुईद, हुकूमत को किसी भी तरह का नुकसान होना या कहीं पे भी कोई खला पैदा होना, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी मईशत को मजीद नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, मईशत को तो पहले तो बात है कि पाकिस्तानी मईशत की असल सूरत हाल क्या है वो हमें ठीक तरह से कभी भी नहीं पता कि चलता किसी हुकूमत में, जब तक लोग सड़कों पे नहीं निकलते। हमें हमेशा एक बहुत ही
खूबसूरत तस्वीर जो है वो मुशर्रफ साहब के आखिरी दौर में भी बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी। फिर नई हुकूमत आ गई, उस वक्त इसाक डार साहब थोड़ी देर के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बने। उन्होंने स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान का खजाना जो है वो दिवालिया है, बड़े बुरे हालात हैं। उससे बड़ा फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया। बाद में लोग बहुत उनको कंडेम भी करते रहे। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 4 उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो भी बहुत अपनी तारीफ करते रहे। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जाने वाली थी, ये कमज़ोर हो गई, और फिर जब नून की गवर्नमेंट आई इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा कि जनाब बहुत ही बुरे हालात हैं। इस हद तक कि उन्होंने पहले ये कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि 3 महीने 6 महीने में हम बिजली का मसला जो है वो हल कर देंगे, शॉर्टेजेस का। ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कई दफ़ा कहा। जब वफाकी हुकूमत उनकी आ गई, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था कि इतने बुरे हालात हैं, मतलब ये भी कहा गया। तो इसी तरह से इसाक डार साहब ने बहुत ज़्यादा कर्जे ले लिए हैं। जो उनकी अचीवमेंट है वो ये है कि उन्होंने डॉलर रुपी पैरिटी को बहुत टाइटली कंट्रोल किया है, और उनके जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे थे उनसे उनका अच्छा रिलेशनशिप रहा है। और चूंकि उन्होंने रुपए को कंट्रोल किया है, तो उससे पाकिस्तानी इन्फ्लेशन जो है वो उनके कंट्रोल में रही है। एक और इसाक डार साहब को बहुत बड़ा जो एडवांटेज रहा है अपने पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स उनसे पहले रहे हैं उन पर यह है कि चूंकि इसाक डार साहब को एक तरह से अनडिक्लेयर्ड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर समझा जाता है, और वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, यानी नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी की इसाक डार साहब के बेटे के साथ शादी हुई है। तो इसाक डार साहब बरबला ये कहते हैं कि उनका एक लेवल ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है वजीर आजम के साथ, जिसकी वजह से वो फैसले कर सकते हैं। वरना कोई और अगर फाइनेंस मिनिस्टर होता तो उसे हर दफा वजीर आजम का अप्रूवल लेना पड़ता। लेकिन इसाक डार साहब को उस तरह से हर दिन हर घंटे के बाद अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। तो जब वो बिजनेस कम्युनिटी से कराची में बात करते हैं, या इंडस्ट्रियल क्लास से बात करते हैं, या टैक्स मशीनरी से बात करते हैं, या बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से बात करते हैं, तो लोग उनको सीरियसली लेते हैं। सो इसाक डार साहब ने अगर उसको एक स्टेबिलिटी पे रखा है तो वो उनकी हर तरह से एक अचीवमेंट है। लेकिन जो उनका फेलियर है वो ये है कि उन्होंने कर्जा इतना ज़्यादा ले लिया है कि कोई भी इकोनॉमिक शॉक अगर पाकिस्तान को मिलता है, अगर बैनुल-अक़वामी एनर्जी मार्केट्स में ऑयल की कीमत में इजाफा होता है, कहीं मशरक़ वस्ता में जंग हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो सडनली उसमें बड़ी दरारें पड़ सकती हैं। और फिर ये कि अगर जो इंटरनेशनल बैकर्स हैं नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के, ये भी हमें सियासी तौर पे समझना ज़रूरी है। ये जो सारी सपोर्ट होती है इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम की, ये उस वक्त तक एक हुकूमत को मिलती है जब तक सियासी तौर पर वो वॉशिंगटन को खुश रखती है। इसी को वॉशिंगटन कंसेंसस कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में। अगर वॉशिंगटन किसी हुकूमत से नाराज होने लग जाए, उसके फेवर में ना हो, जैसे कि प्रेसिडेंट मुर्सी की जो गवर्नमेंट आई उसको वॉशिंगटन ने बेल आउट नहीं किया। जब हुस्नी मुबारक की हुकूमत के बाद प्रेसिडेंट मुर्सी की मुस्लिम ब्रदरहुड की और सलाफी गवर्नमेंट जो थी वो इंतहाई पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, 61% उनके पास वोट था। लेकिन उनके जो फाइनेंशियल मसले थे जो उन्होंने इनहेरिट किए हुस्नी मुबारक की हुकूमत से, उनको किसी ने बेल आउट ही नहीं किया। उनको उस वक्त 1 या 2 या 3 बिलियन डॉलर चाहिए थे, लेकिन कोई उनको वो देने को तैयार नहीं था। उसके मुकाबले में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को चूंकि वॉशिंगटन पसंद करता है सियासी एतबार से, चूंकि उनकी पॉलिसी इंडिया की तरफ उसको समझते हैं कि ठीक है, वो समझते हैं कि ये फौज को पसपाई पे डाल रहे हैं, उस हवाले से चूंकि वो समझते हैं कि सियासी तौर पे ये हुकूमत उनकी मंशा और उनकी मर्जी से चल रही है, इसलिए इकोनॉमिकली तौर पे वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डिफेड, बरतानवी हुकूमत और जितने यूरोपियन इदारे हैं ये इसाक डार साहब की मदद करते हैं। अगर ये इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाती है कल को किसी वजह से, तो ये मदद भी खत्म हो जाएगी। राइट, वेरी इंफॉर्मेटिव डॉक्टर मुईद। व्यूअर्स के लिए, मेरे जैसे जो लर्नर्स हैं उनके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी बसीरत है जो हमें समझा सकती है कि कोई भी हुकूमत किस तरह से इस्तेहकाम हासिल कर सकती है, या वो आवाम तक उसके समरात कैसे पहुंचा सकती है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अधमोए शाम की। प्रोग्राम में साथ देने का शुक्रिया। सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है, जिस पर शायद तासुफ और अफसोस का इजहार भी बिल्कुल काफी नहीं है। शाम में मासूम बच्चे बिलक रहे हैं, मर रहे हैं और जिंदा दरगोर किए जा रहे हैं। इस पर मजीद लबकुशाई मुमकिन नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं डॉक्टर मुईद से ये जानना चाहूंगी कि डॉक्टर मुईद, ये क्या ड्रामा हम देखते हैं, कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल, शामी हुकूमत पर इल्जाम, शामी हुकूमत का उससे इनकार, उसके बाद अमेरिका की बमबारी, ये तमाशा कब तक चलेगा और इसे कौन रोकेगा? देखिए, ये महज कीमियाई हथियारों तक नहीं है इशू। यहाँ पे हम एक बहुत अहम डेवलपमेंट देख रहे हैं बैनुल-अक़वामी मामलात की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, और वो ये है कि अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी थी उसने 2-3 चीज़ें यहाँ पे की हैं। एक शिफ्ट आई है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में,
और उसके कम से कम 3 तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक तो यह है कि सीरिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो सीरिया और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी ईरान जिसको कि प्रेसिडेंट ओबामा एंगेज करना चाह रहे थे और 8 बरस उन्होंने लगाए ईरान को एंगेज करने के लिए, और वो अपने आप को कोशिश कर रहे थे कि जो अरब ममालिक हैं जैसे सऊदी अरेबिया और उसका जो एक अलायंस ग्रुप है 6 ममालिक का जिनको GCC कहते हैं, और दूसरी तरफ इसराइल के ऊपर जो डिपेंडेंस थी अमेरिका की, उससे भी प्रेसिडेंट ओबामा जो है वो दूर होने की उन्होंने कोशिश की 8 बरस तक, और बड़ी उन्होंने मेहनत की और यूरोप को वो साथ लेकर चले। एक तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका दोबारा से दाखिल हो गया है और सीरिया और ईरान पे उन्होंने मशरक़ वस्ता में एक पोजीशन ले ली है। उनका जो झुकाव है वो सऊदी अरब और GCC कंट्रीज की तरफ और दूसरी तरफ इसराइल की तरफ रीएस्टैब्लिश हुआ है। दूसरी चीज़ यह है कि उन्होंने रूस का जो रोल है, जो असर्टिवनेस थी प्रेसिडेंट पुतिन की गुज़िश्ता 2 बरस की, 2014 के बाद से जो देखी आ रही है, यूक्रेन के बाद फिर उनका सीरिया में एंटर कर जाना रशिया का, उस सारी चीज़ को अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने या अमेरिका की डिफेंस और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसने उसको चैलेंज कर दिया है। और तीसरी चीज़ जो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने की है, 3 चीज़ें ना, और तीसरी चीज़ ये की है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो इस अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी या CIA के बैनुल-अक़वामी पर्सपेक्टिव से अलग थलग अपनी पॉलिसी चलाने की कोशिश कर रहे थे, ये अलग नजर आ रहे थे, रशिया पे एक क्लियर इंटरनेशनल पोजीशन नहीं ले रहे थे, उनको भी अब अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट बांध कर उस रास्ते पे ले आई है जिस रास्ते पे वो उनको चलाना चाहती थी। सो 3 चीजें हुई हैं। मुल्क शाम के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका वापस आ गया है, मशरक़ वस्ता में अमेरिका एक फोर्सफुल तरीके से री एंटर हुआ है। पुतिन को उन्होंने चैलेंज किया है, रूस को, और उसके साथ ही किसी हद तक चीन को। और तीसरा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ने फिक्स कर दिया है, एक बार्गेन हो गया है जिसमें अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के दाखिली या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सपोर्ट करेगी, जहां उनकी कॉन्फर्मेशंस और उनके एग्जेक्टिव ऑर्डर फंसे थे। अब आप देखेंगे कि उनके एग्जेक्टिव ऑर्डर और उनकी जो कॉन्फर्मेशंस हैं, जैसे नील गॉर्सच जो हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कंफर्म हो गए। उससे पहले वो कॉन्फर्मेशन रुकी हुई थी, जब उन्होंने बॉम्बिंग की है सीरिया में, उसके बाद वो कॉन्फर्मेशन क्लियर हो गई है। तो और फिर ये कि डोनाल्ड ट्रंप को भी वो एक सीधे रास्ते पर ले आए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो हो गई हैं। बच्चों की कुर्बानी दे दी गई है, ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। इन बच्चों को मारा गया है, इन लोगों को मारा गया है एज गिनी पिग। ये किसने मारा है ये कभी ठीक तरह से नहीं पता चलेगा, बिकॉज सिक्योरिटी काउंसिल में जहां रशिया ने इस रेजोल्यूशन को वीटो किया है, वो रेजोल्यूशन बुनियादी तौर पर सीरिया और रशिया की कॉन्डेमनेशन के लिए बनाई जा रही थी। उसमें उसका सेकंड पार्ट था कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक टीम जाए और वो एरियल रूट देखे कि ये जो है किसने क्या किया है। लेकिन रशिया को उस पर शदीद शक है कि यूनाइटेड नेशन की जो भी टीम वहां जाएगी वो अमेरिका के और उसके इत्तेहादियों के कंट्रोल में होगी। मगर भी उन्होंने जब रेक्स टिलरसन अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉस्को पहुंचे, जहां उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है, वहां रशियंस ने एक काउंटर प्रपोजल टेबल पर रखा है। वो कह रहे हैं जो इंटरनेशनल कमीशन है अगेंस्ट द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, वो इंटरनेशनल कमीशन जो है वो उस पर ट्रस्ट करते हैं। वो कहते हैं वो आके ये इन्वेस्टिगेट करे कि ये केमिकल वेपन किसने इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि सारी जो नेशंस हैं वो सामने आ जाएं और वो कहें कि वो केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल पे तमाम नेशंस एग्री करें कि वो नहीं करेंगी। ये वो प्रपोजल्स हैं जिनसे अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो खुल के एग्री नहीं करते। तो टोटली तौर पर आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी एक तरफ और रूस और उसके इत्तेहादी एक तरफ, किसी किस्म का कोई ट्रस्ट नहीं है। ये रशिया का 8वां वीटो है सीरिया के इशू में। 6 दफा चाइना जो है, चीन जो है वो वीटो कर चुका है सीरिया ही के इशू में। तो आपको एक बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट जो है चाइनीज रशियन एक तरफ और अमेरिकन और उनके अलाइज एक तरफ, एक कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे मालूम हो रहा है ना कि जैसे तजुर्बा गाह है शाम, जहां पर हर एक पार जो है वो अपनी ताकत आजमा रही है और हाथियों की इस लड़ाई में नुकसान घास का हो रहा है, यानी शामी अवाम पिस रहे हैं। उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, तबाह शुदा मकानात देख रहे हैं हम हर जगह, इवन के हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जाता है। डॉक्टर मुईद, ऐसे में इस्लामिक वर्ल्ड किधर स्टैंड करती है, कहां है कि अगर सऊदी अरब की तरफ से फोन जाता है डोनाल्ड ट्रंप को और कहा जाता है कि आपको मुबारक हो, आपने बहुत जुर्रतमंदाना इकदाम उठाया है वहां पर मिसाइल गिराकर, OIC का रोल हम कहां देखते हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, सब मुख्तलिफ किस्म के सवालात हैं। इस्लामिक दुनिया में कोई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो फाल ऑर्गेनाइजेशन है, वो है नहीं है। जब आप पाकिस्तानी डिप्लोमेट से बात करते हैं, मैं आज भी एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा था इस्लामाबाद में, वहाँ बहुत से की डिप्लोमेट्स, पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज वगैरह आए हुए थे। तो वहाँ ये बात बहुत दफ़ा सवालात जवाबात में उठी है
कि मुस्लिम ममालिक जो हैं उनके अंदर कोई फ़ाल इंटरनेशनल तंजीम नहीं है, वो एक दूसरे के करीब नहीं है, उनके पास नेटो की तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और OIC जो है वो बिल्कुल डिसफंक्शनल है जी। तो जिसकी वजह से वो किसी मामले का कोई हल जो है वो नहीं निकाल पाते हैं। यहाँ पे दो और भी ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे व्यूअर्स ठीक तरह से समझते नहीं हैं। वो ये कि बहुत सी ताकतें ये फैसला कर चुकी हैं कि मुल्क शाम और मुल्क इराक जो हैं ये नेशन स्टेट्स के तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे, यानी इनकी बाउंड्रीज में तब्दीली आ जाएगी। यानी इराक के अंदर जहाँ एक शिया जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, एक सुन्नी जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, और फिर उसके बाद उसमें कुर्द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, उनको एक अलग अलग से 3 मुख्तलिफ ममालिक की शक्ल में देखा जाता है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स देखते हैं, या अमेरिका और रूस उनको देखते हैं, या यूरोप देखता है। इसी तरह शाम के बारे में भी यही तस्वर है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम डेमेस्कस से कंट्रोल होता था उसका वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, और शाम के जो ये बॉर्डर्स हैं ये इस तरह से नहीं रह सकेंगे। अब रूस, चीन और ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट में कोशिश ये कर रहे हैं कि शाम की जो रियासत की वहदत है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं उन्हें बचाया जा सके, जबकि दूसरी तरफ से ये जो रेबल्स हैं, कहीं वो दाइश की शक्ल अख्तियार करते हैं, कहीं वो और हैं, वो बुनियादी तौर पे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि शाम की जो एक रियासत की वहदत है उसे ख़त्म किया जा सके। ये बुनियादी तौर पे वो झगड़ा है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ऑन द फेस ऑफ इट तो मगरबी ताकतें ये कहती हैं कि वो प्रेसिडेंट बशर अल असद को हटा देना चाहते हैं, लेकिन जब आप रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से, या चाइनीज़ या ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको ये समझ आता है कि ऐसा नहीं है। दूसरी साइड इसको ऐसे नहीं देखती। दूसरी साइड ये समझती है कि कयास इतना बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिसमें कि शाम एक रियासत के तौर पे फंक्शन ना कर सके, बिकॉज किसी भी रियासत को फंक्शन करने के लिए बहरहाल एक मरकजी ताकत जो है उसकी ज़रूरत होती है। जब अगर आप उसकी मरकजी ताकत को तोड़ देते हैं, अगर आप पाकिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज की वहदत को तोड़ दें, उसको आपस में लड़ा दें, उसकी पोजीशन को बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो पाकिस्तान की रियासत को आप इकट्ठा कैसे रखेंगे? महज डेमोक्रेसी का लेक्चर देने से, सियासी जमातों की बात करने से, टेलीविजन पर डिबेट करने से, नाराबाजी करने से, या किसी एक खूबसूरत से शहर में कानून साजी करने से रियासत नहीं चलती। रियासत को बहरहाल एक सेंटर ऑफ पावर चाहिए होता है। तो वहाँ झगड़ा यह है कि इराक का सेंटर ऑफ पावर डिस्टर्ब हो चुका है, सीरिया का भी डिस्टर्ब हो चुका है। क्या ये दोनों ममालिक अगले 10 बरस में, 15 बरस में एक रियासत के तौर पे हमें नजर आएंगे, या इनके अंदर से 2-3 ममालिक निकल आएंगे? ये असल झगड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुईद। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मजीद इश्यूज पर बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, आलमी सतह पर जो डिबेट सबसे ज्यादा की जाती है वो ये कि दहशतगर्दी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। एक तरफ हमने देखा कि शाम का महाज खुला है, हर कोई वहां अपनी ताकत आजमा रहा है, तो दूसरी जानिब आलमी सतह पर भी हम वक्तन फवक्तन ऐसे वाकयात देखते हैं जो उन ममालिक को मुतासर करते हैं जहां हम ये सोच सकते हैं कि वहां तहफ़्फ़ुज़ है, वहां सिक्योरिटी है, वहां कानून है और वहां बहुत सख्त इंतजाम हैं सिक्योरिटी के। लेकिन हाल ही में एक वाकया जर्मन फुटबॉल क्लब की बस के करीब 3 धमाकों की सूरत में हुआ, जिसमें एक खिलाड़ी जख्मी बताया जा रहा था। और जर्मनी का किरदार इमिग्रेंट्स के हवाले से तो हम गैर मामूली देखते आए हैं। एक बार फिर जो जैसे ये खबर आई तो फिर वही उंगली जर्मनी की तरफ उठाई गई और उसमें एक सस्पेक्ट जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उसका ताल्लुक भी इराक से बताया जा रहा है। डॉक्टर मुईद, जहन में अचानक यही सवाल आता है कि अब एक बार फिर जर्मनी को लानतान की जाएगी इमिग्रेंट्स के मामले पर ही, और फिर ऐसा ही होता है। जर्मनी कब तक ये तंज या तनकीद बर्दाश्त करेगा? देखिए आयशा, पहला तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ अरसे में जर्मनी में इलेक्शन जो हैं वो होने वाले हैं, और जो जर्मन चांसलर हैं एंजेला मर्केल, उन्होंने वो प्रो इमिग्रेशन रही हैं। वो यूरोप में बहुत सी जो सियासी लीडरशिप है उसने इमिग्रेंट्स के खिलाफ पोजीशन अख्तियार की, लेकिन एंजेला मर्केल जो हैं वो इमिग्रेशन को वेलकम करती रही हैं। उन्होंने 80,000 या पता नहीं गालबन 8 लाख तक जो है उन्होंने इमिग्रेंट्स को जर्मनी के अंदर एब्जॉर्ब किया है, जिसमें उनके जो सियासी मुखालिफ हैं वो इसको एक बहुत बड़ा इशू बनाना चाहते हैं। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि ये हमला किसने करवाया है, क्योंकि हमले जब भी दहशतगर्दी के होते हैं उनको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है मीडिया में जैसे कि ये लोन वुल्फ्स हैं और ये अकेले हैं और इन्होंने ये हमला किया है, ये पागल हैं, सब कुछ है। लेकिन यकीनी तौर पे उन हमलों के पीछे कोई ना कोई मंसूबा साजी होती है, कोई ना कोई उन हमलों के पीछे खड़ा होता है, और ज़रूरी नहीं कि उसके पीछे पागल ही खड़े हों। ये पागलपन का काम नहीं है, इसके पीछे एक हिकमत अमली होती है। अगर इमिग्रेंट्स दहशतगर्दी करेंगे जर्मनी में और वो वायलेंस मचाते हमें नज़र आते हैं, इस केस पे भी इराकी नजात शहरी है और उसका जर्मन्स उसको ढूंढ रहे हैं या उसके लिए अरेस्ट वारंट इशू कर रहे हैं, तो एंजेला मर्केल की पॉलिटिक्स जो है
वो आपको वीक होते नजर आती है। सो आपको ये चीज़ जो है वो जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जर्मनी अकेला ही नहीं है जो दहशतगर्दी से मुतासर हुआ है। हमने देखा गुज़श्ता 12 माह में, 18 माह में फ्रांस में भी बहुत दहशतगर्दी हुई है। हमने देखा कि बेल्जियम में भी बहुत दहशतगर्दी हुई है। हमने देखा ग्रीस में भी दहशतगर्दी हुई है और लंदन में भी हमने देखा कि हुई है। और ये फिर जब दहशतगर्दी होती है, आप देखिए कि जर्मनी में खबर बनी, हालांकि एक शख्स जख्मी हुआ है, कोई डेथ्स भी नहीं हुई हैं, लेकिन खबर बहुत बड़ी बन जाती है। बरतानिया में एक शख्स है, वो एक गाड़ी लेके फुटपाथ पे चढ़ जाता है, 4 लोगों को हलाक करता है और बहुत से लोगों को जख्मी करता है। फिर उसके पास एक चाकू निकलता है, वो मारा जाता है। लेकिन सैकड़ों या हज़ारों दफ़ा ये चीज़ जो है वो रिपीट की जाती है। जबकि सेवन शरीफ में जो हमला होता है पाकिस्तान में, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग शहीद होते हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है, उसको इतनी कवरेज दुनिया में नहीं मिलती जितनी मगरब में होने वाली चीज़ों को मिलती है। तो एक तो इसका इम्पैक्ट का भी एक एलिमेंट है जो हमारे सामने आता है। अब आता है कि मगरब में, यूरोप में ये सब कुछ जो है वो क्यों हो रहा है और हमारे लिए इसके लर्निंग लेसन्स क्या हैं। देखिए, अमेरिका में नहीं हो रहा फॉर इंस्टेंस, यूरोप में इसलिए हो रहा है कि आईसिस हो, दाइश हो, ये जितने और दहशतगर्द मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं उस लॉलेसनेस की स्पेस में, जो इराक की रियासत के टूटने, कमज़ोर होने के बाद और शाम की रियासत के कमज़ोर होने के बाद जो स्पेस पैदा हुई है, जैसे अफगानिस्तान में स्पेस पैदा हुई थी सिविल वॉर के नतीजे में, उस स्पेस के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप्स पैदा हुए हैं उनके लिंक्स बन जाते हैं उन इमिग्रेंट सोसाइटीज़ के साथ जो अक्रॉस द मेडिटेरेनियन यूरोप में इमिग्रेट कर चुकी हैं। उनके लिए बड़ा आसान है उन इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ में पेनिट्रेट करना, असर रसूख पैदा करना, वहां जाके कार्रवाई करना। सो यूरोप की जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है वो इमिग्रेशन से पैदा हो रही है। हमारी जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है दाइश के लिए, वो हमारे सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन से पैदा होती है। हमारे यहाँ ये कोशिश की जा रही है कि शिया ग्रुप को, अभी जब फाटा में एक एजेंसी में हमला हुआ इमाम बारगाह के बाहर, मस्जिद के बाहर, तो शिया अहले तशी जो हैं उनको निशाना बनाया जाता है जी। इल्जाम सुन्नियों पे आता है, जरूरी नहीं कि सुन्नी पॉपुलेशन ये करती है, ग्रुप्स ये करते हैं, जिससे उस फॉल्ट लाइन को बढ़ाया जा रहा है। वहां इमिग्रेंट फॉल्ट लाइन को इस्तेमाल किया जा रहा है यूरोप में, पाकिस्तान में शिया सुन्नी फॉल्ट लाइन को इस्तेमाल किया जा रहा है। सो ये एक बड़ी खौफनाक इंप्लीकेशंस है इसकी, और हमें समझना चाहिए कि कुदरती तौर पर नहीं हो रहा। ठीक, यानी मास्किंग यहाँ पर भी की जाती है और इस्तेमाल किया जाता है जहां जहां जो लूप होल्स मौजूद हों या जो कमजोरियां हों, उन मुहरकात को ओढ़कर एक और मतलब या एक और मकसद हासिल किया जाता है और इस तरह से आलमी मंजरनामा खूनी शक्ल इख्तियार करता है। डॉक्टर मुईद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया। फीडबैक का इंतजार रहेगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के पान।